हेलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं, सेकेंड ईयर में। तो साथियों, हमने तो डिफिनीसन बहुत सारा देखा है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे, अब इसे डिफिनीसन कहिए या क्वेश्चन कहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब शुरू हो चुका है आपका। तो जो लोग दोस्तों सेकेंड ईयर में हैं, उनका तो समय भी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका पास समय 4 से 5 महीना समय है। तो जो लोग दोस्तों वीडियो को दोस्तों इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते चलिए, तब जाके दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये सारा के सारा एग्जाम में पूछा गया है। तो एक प्रकार से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको जोड़ के बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, जहाँ पे दोस्तों आपको 5 नंबर में होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। साथियों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बाल अपराध है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुवेनिल डिलिक्वेंसी। जी हाँ दोस्तों, जुवेनिल डिलिक्वेंसी होता है बाल अपराध। कहता है किशोर अपराध बच्चों की असामाजिक या आपराधिक गतिविधि लड़कों के लिए 16 वर्ष से कम और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम को संदर्भित करता है। मतलब दोस्तों, बाल अपराध वो होता है जो सामाजिक तौर पे, असामाजिक तौर पे या आपराधिक जो उनका गतिविधि होता है, लड़के के लिए 16 वर्ष से कम और लड़की के लिए 18 वर्ष से कम में जो होता है, उसे हम लोग बाल अपराध के अंतर्गत जोड़ते हैं। उसके बाद कहता है जो कानून उल्लंघन करता है सही संदर्भ में वह ही गतिविधि एक अपराध होती है, वह वयस्क द्वारा की जाती है। मतलब दोस्तों, जो कानून का ही उल्लंघन किया जाता है वही एक प्रकार से अपराध होता है। और बच्चा जो लड़का होगा वो 16 वर्ष से कम का होगा और लड़की 18 वर्ष से कम की होगी, और वो कानून का उल्लंघन करेगी किसी गतिविधि में, और वो सामाजिक, असामाजिक और आपराधिक गतिविधि को अंजाम देगा, तो वो क्या होगा? बाल अपराध होगा। तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों मध्याह्न भोजन के बारे में। तो साथियों, मध्याह्न भोजन होता क्या है? मिड डे मील प्रोग्राम। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि मिड डे मील प्रोग्राम होता क्या है। दोस्तों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, कहता मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार का एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है। आप सभी समझते हैं कि मध्याह्न भोजन एक भारत सरकार का स्कूली भोजन कार्यक्रम है, जिसमें देश भर में स्कूली उम्र के बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये क्या है दोस्तों? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यह एक प्रकार का भारत सरकार के द्वारा स्कूली भोजन कार्यक्रम है, जो पूरे देश में स्कूल जो उम्र होता है, जितने तक स्कूल में पढ़ते हैं बच्चा, उनके पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए इसे बनाया गया है, लाया गया है, डिजाइन किया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में जानकारी क्या चीज़ है। तो ये तो हो गया मध्याह्न भोजन कि मध्याह्न भोजन होता क्या है। अब इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं मिड डे मील के बारे में। यह कार्यक्रम सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय शिक्षा गारंटी योजना और सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित मदरसा और मकतब और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए कार्य दिवसों पर मुफ्त लंच की आपूर्ति करता है। श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। मतलब आप लोग देखे हैं कि किस किस स्कूल में और किस किस थ्रू किस किस तरीके से संचालित स्कूलों में ये चीज़ें जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये शुरू है और संचालित है। और मंत्रालय कहेगा तो श्रम मंत्रालय के द्वारा मिड डे मील संचालित है। तो दोस्तों वही है, ये सभी चीज़ उच्च प्राथमिक मध्यालय के बच्चों है, उसके बीच भी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल है, उसमें भी मदरसा में भी शिक्षा गारंटी योजना है, उसके तहत भी स्थानीय निकाय होता है, उसके तहत भी, और सरकारी सहायता है उसके तरह भी, और सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत भी ये मिड डे मील प्रोग्राम स्कूल में चलता है। तो हमें उम्मीद है कि मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों आया, किस स्कूल में कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता अस्पताल में भर्ती होने पर बच्चे की प्रतिक्रिया। मतलब रिएक्शन ऑफ ए चाइल्ड टू ए हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब जब बच्चा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो उसका किस प्रकार से प्रतिक्रिया होता है, चलिए देखते हैं, यही चीज़ को बताना है। तो साथियों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि अस्पताल में भर्ती बच्चे की बीमारी के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाएं यथार्थवादी और अचेतना दोनों स्रोतों से तनाव की प्रकृति और डिग्री और बच्चे, उसके माता पिता और अस्पताल के वातावरण के संतुलन से निर्धारित होती है, जो अनुकूल को सुविधाजनक या बाधित करती है। मतलब दोस्तों, बच्चा जब क्या होता है हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसका प्रतिक्रिया किस प्रकार से होता है, तो ये सारे प्रतिक्रिया है कि अस्पताल में भर्ती बच्चे की बीमारी के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाएं यथार्थवादी और अचेतना दोनों स्रोतों से तनाव की प्रकृति
मतलब ये कहता क्या है साथियों कि जो बच्चा इस हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा उसका जो भी भावना होगा, तो वही कहता है भावनात्मक जो भी प्रतिक्रिया होगा यथार्थवादी और अचेतन, मतलब अनकॉन्शियस, मतलब उससे सोचने पर उतना सोच नहीं सकता है, सभी स्रोतों से वो क्या होता है तनाव फील करता है हॉस्पिटल में, और वो अपने माता पिता और अस्पताल के वातावरण को संतुलित से निर्धारित होता है जो अनुकूल को सुविधाजनक या बाधित करती है। मतलब क्या होता है जब बच्चा वहाँ पे जाता है हॉस्पिटल में तो उससे क्या होता है अचेतना और भावनात्मक जो भी यथार्थवादी होता है उससे महसूस होने लगता है। जैसे में हो सकता है प्राकृतिक और डिग्री, मतलब उसे कितना टेम्परेचर चाहिए ना चाहिए, माता पिता और अस्पताल के जो भी वातावरण होगा उसमें वो संतुलन बनाए रखने में नहीं होता है, जिससे क्या होता है बाधा भी होता है और सुविधाजनक में ये बाधित करता है। अब देखते हैं साथियों यहाँ पे है प्रश्न है, कहता है आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे कहता है पाइलोरिक एस्टोनिस। जी हाँ दोस्तों, पाइलोरिक एस्टोनेसिस क्या होता है? तो पाइलोरिक एस्टोनेसिस पेट से छाती के पहले भाग तक खुलने का संकुचन है। लक्षणों में पित्त की उपस्थिति के बिना प्रक्षेप उल्टी शामिल है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, पाइलोरिक एस्टोनेसिस जो है वो पेट से लेकर नीचे और ऊपर छाती, जिसको हम छोटी आंत तक, पाइलोरस जो होता है छोटी आंत के पहले भाग तक खुलने का संकुचन है। मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पेट से लेकर छोटी आंत तक जुड़ा हुआ रहता है, जो क्या होता है पहले जो छोटी आंत के पहले भाग है वहाँ पे क्या होता है संकुचन होकर रहता है। लक्षणों में क्या होता है पित्त उपस्थिति के बिना प्रक्षेप उल्टी शामिल है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब आपके उल्टी होगा पाइलोरिक एस्टोनेसिस में, तो बिना क्या है बिना पित्त के है उल्टी होगा, यही होता है पाइलोरिक एस्टोनेसिस। आप ध्यान से समझ गए कि पाइलोरिक एस्टोनेसिस जो है पेट से लेकर छोटी आंत के पहले भाग तक खुलने का काम करता है, और ये इसमें जो उपस्थिति होता है इसका जो लक्षण है उसमें क्या होता है बिना पित्त के उल्टी शामिल होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन है, कहता है कॉमन एक्सीडेंट इन चाइल्ड, मतलब दोस्तों बच्चों में आम दुर्घटनाएं, मतलब बच्चों में आम दुर्घटनाएं कौन कौन से है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों बच्चों में जो आम दुर्घटना एक प्रकार है जलता है, मतलब जो बर्निंग होता है वो वाला है। जहर है, ये भी दोस्तों आम दुर्घटना है कि धोखा से अगर घर में कहीं पे कुछ रखा है और उसे दवाई समझ के बच्चा खा जाता है, जो जहर के काम करता है उसे। डूबता हुआ, मतलब बच्चा को उतना ज्ञान नहीं होता है जिसके कारण वो कहीं भी उसे पानी में फंस जाएगा, पानी में चला जाएगा, जिससे उसे डूबने प्रतीत होने लगता है। उसके बाद दोस्तों गिरता है, मतलब वो बच्चा में इतना सूझबूझ नहीं रहता है जिसके कारण वो गिरने लगता है। गला घोंटना और दम घुटना, उसमें क्या होगा दम घुटना भी होने लगेगा। ये सब समान दुर्घटना है बच्चा में। अन समान चोटें, मतलब उसे अन समान चोटें लगेगा। कार सुरक्षा, मतलब कार सुरक्षा भी एक है। अब देखते होइएगा दोस्तों कि बच्चा कभी कभी रोड पर निकलता है तो उसे तो उतना ज्ञान है नहीं कि वो जानेगा कि भाई हमें इस गाड़ी से बचना है, तो वही कहता है कि कार सुरक्षा ये सब जो है आम दुर्घटना है बच्चे का। बच्चे का आम दुर्घटना क्या है? जलता, दम घुटना, जहर, अन्य समान चोटें, कार सुरक्षा, गिरता, ये सब जो है वो उसको क्या है दोस्तों अनसमान दुर्घटना है बच्चे का। अब दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं यहाँ पे। कहता है डिफाइन एक्यूट रीनल फेलुअर। जी हाँ दोस्तों, मतलब तीव्र गुर्दे की विफलता को परिभाषित करें। मतलब जो किडनी है दोस्तों, आपका गुर्दा है, वही कहता है कि तीव्र जो है एक्यूट रीनल फेलुअर, मतलब तीव्र मतलब तेजी से फेल होना। कहता है गुर्दे की विफलता का परिणाम तब होता है जब गुर्दे के चयापचय कचरे को नहीं हटा सकते हैं या अपने नियामक कार्य नहीं कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्या कहता है गुर्दा क्या करता है, वो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको ये क्या करता है अलग करता है, इसको छन्ने का कार्य करता है। लेकिन जब आपका किडनी सही से काम नहीं करेगा साथियों, गुर्दा सही से काम नहीं करेगा, तो जो भी मेटाबॉलिक दोस्तों उसमें पदार्थ होगा उसको ये सही से क्या करेगा कचरा को साफ नहीं करेगा, जिसके कारण दोस्तों ये अपने नियमित जो कार्य है उसको पूरा नहीं कर पाता है, और वही क्या है फेल है, वही एक एक्यूट रीनल फेलुअर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। कहता है साथियों कि तीव्र गुर्दे की विफलता, मतलब ARF, गुर्दे की क्षति के कारण गुर्दे के कार्य तेजी से नुकसान। मतलब तीव्र गुर्दे विफलता वो होता है जिसमें गुर्दा जो है वो कोई भी क्षति हो जाता है उसमें, तो वो तेजी से कार्य को क्या करता है नहीं कर पाता है, तेजी से कार्य में नुकसान होने लगता है, तो वही होता है तीव्र गुर्दे की विफलता।
उसके बाद है तीव्र गुर्दे की विफलता को आज तीव्र गुर्दे की चोट AKI के रूप में भी जाना जाता है। और एक बात ध्यान में दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि तीव्र गुर्दे की चोट क्या है AKI, तो आपको भी वहाँ पे ये सारे आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को आजकल समान ही कहा जाता है। यह अस्पताल में भर्ती मरीजों और आउट पेशेंट सेटिंग में देखे जाने वाली समस्या है। देखिए होता क्या दोस्तों, ये OPD में भी देखेगा। अगर जिसको नॉर्मल है, अभी किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको OPD में देखा जाएगा। अगर तीव्र होगा, एक्यूट पोजीशन में आ गया होगा, मतलब इमरजेंसी हालात में हो गया होगा, तो उसे भर्ती मरीजों में भी दिखा जाता है, इमरजेंसी में भी। अब बात करते हैं साथियों, कहता है यहाँ पे कहता है साथियों कि समान आहार खाने वाले एक स्वस्थ वयस्क को गुर्दे के माध्यम से शरीर के अपशिष्ट जो भी पदार्थ है वो क्या होता है दोस्तों, उत्पादों को बाहर निकालने के लिए लगभग 400 मिलीलीटर की न्यूनतम दैनिक मूत्र उत्पादन की आवश्यकता होती है। इससे कम राशि घटे हुए GFR का संकेत देती है। मतलब दोस्तों देखिए, अगर आप एक वयस्क आदमी हैं तो आपके प्रतिदिन क्या होता है, कम से कम दोस्तों 400 मिलीलीटर मूत्र को दैनिक बाहर उत्पादन होना चाहिए, जिसके थ्रू अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलेगा। लेकिन जब आपका किडनी फेलियर हो जाएगा तो क्या होता है, यही मूत्र ही सही से नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो सही से बाहर नहीं निकल पाता है। फिर आपका उस स्थिति में किडनी क्या होता है, फेल होने का लक्षण दिखाने लगता है। और इसमें जो कम राशि है, जो मूत्र का कम बनने का जो शो करता है, उसे हम GFR संकेत कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, कहता है रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्स, मतलब बाल चिकित्सा नर्स भूमिका क्या है। तो दोस्तों बाल चिकित्सा नर्सों की मुख्य भूमिका निर्धारित नर्सिंग देखभाल योजनाओं के अनुसार बच्चों को सीधे प्रक्रियाएं एवं दवाएं देना है। देखिए दोस्तों होता क्या है, बाल चिकित्सा नर्सों की भूमिका का निर्धारित करता है, जिसमें अब एक प्रकार से सीधा समझिए दोस्तों, नर्सें लगातार महत्वपूर्ण संकेतों को देखकर और बच्चों और परिवारों के सदस्यों और चिकित्सा टीमों के साथ संचार कौशल विकसित करके रोगी का आकलन करता है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, बाल चिकित्सा नर्स भूमिका होता क्या है, मतलब दोस्तों देखिए यह क्या है, किसी भी बच्चा को अगर कहीं भर्ती कराया गया किसी हॉस्पिटल में, तो उसको देख रेख, उसे दवाई देना, उसे हर एक चीज़ को देख रेख करते रहना ही क्या है, नर्स का भूमिका है, नर्स का महत्वपूर्ण काम है। जिसमें नर्स क्या करती है, उसे तो दवाई देती हैं, उसका हर एक देखभाल करती ही है, साथ में उसके जो भी दोस्तों विटल साइन है, जो दोस्तों क्या करती है, बार बार संकेत के देखकर वो बच्चे के परिवार में और चिकित्सक मतलब डॉक्टर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है वो बताते रहती है कि हाँ बच्चे का स्वास्थ्य इस प्रकार से है, इस प्रकार से सही है, ये चीज़ बढ़ा है, ये चीज़ घटा है, ये चीज़ नॉर्मल है, वो बताते रहती है, जिससे वो सारे चीज़ों को अच्छे से हो पाता है बच्चे को। तो यही होता है बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका, मतलब बच्चे के चिकित्सा में जो भी भूमिका है वो नर्स का द्वारा किया जाता है, वही होता है रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्स। अब साथियों है खेलों का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, मतलब बच्चा है तो बच्चा का खेल का महत्व क्या होता है उसके जीवन में। कहता है खेल बच्चों को उनकी कल्पना, निपुणता और शारीरिक, संज्ञात्मक और भावनात्मक शक्ति को विकसित करते हुए उनकी रचनात्मक का उपयोग करने की अनुमति देता है। मतलब स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। दोस्तों खेल महत्वपूर्ण बच्चे के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उसके शारीरिक, मानसिक, कल्पना करने का और संज्ञात्मक, रचनात्मक शक्ति का विकसित होता है खेल से ही। इसलिए उपयोग करने की अनुमति देता है, इम्पोर्टेंस देता है खेल का चाइल्ड के जीवन में। और एक अच्छे दोस्तों स्वस्थ के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए खेल का विकास होना उनके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यही सारी चीज़ें होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से है उसको लिखना था। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन इन इंडिया, बच्चे के लिए जो भी कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर उसको देखते हैं। तो दोस्तों एक तो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आपसे पूछ देगा कि आप लोग 5 जो है वो बच्चे के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसको लिखें और उसे डिफाइन करें। तो दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में सीधा पूछेगा कि 5 जो भी कार्यक्रम है बच्चे के लिए वो लिखे। तो एक हो जाएगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के। नेक्स्ट है देखते हैं यहाँ पे आगे है, एक है दोस्तों राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, इंडस्ट्रीज मिशन इंद्रधनुष और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो दोस्तों आप सभी समझते हैं जननी सुरक्षा योजना इंडस्ट्री मिशन इंद्रधनुष है, और या इसे कहते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, सार्वभौमिक टीकाकरण, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य अवस्था है,
अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं दूध छुड़ाने का वायु मतलब वीनिंग। वीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों दूध छुड़ाना एक शिशु, मानव या किसी अन्य स्तनपायी धीरे धीरे अपनी माँ के दूध की आपूर्ति को वापस लेते हुए उसके वयस्क आहार से परिचित कराने की प्रक्रिया है। वीनिंग क्या है साथियों? कि वीनिंग क्या है? एक प्रकार से दूध छुड़ाना, स्तनपान से दूर कराना, ये क्या है? एक प्रकार सा वीनिंग है, जिसमें होता क्या है कि उसके किसी भी स्तनपायी जो जीवधारी है वहाँ पे वो बच्चे क्या करता है, धीरे धीरे माँ के दूध से दूर होता है, उसके दूध की आपूर्ति जो होता है वो बंद करता है और अपने एक डाइट, नॉर्मल डाइट की ओर क्या करता है, संतुलित डाइट की ओर उसे ले जाया जाता है और उससे परिचित कराया जाता है। तो वही होता है वीनिंग। प्रक्रिया केवल स्तनधारियों में होती है, क्योंकि वे केवल स्तनधारी ही दूध का उत्पादन करते हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, ये जो दूध छुड़ाने का वायु जो प्रक्रिया है वीनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ स्तनधारी में ही होता है, क्योंकि स्तनधारी में होगा, क्योंकि स्तनधारी ही केवल दूध दे सकता है। इसीलिए ये स्तनधारी में ही होता है, जहाँ पे माँ को बच्चे के दूध से माँ को दोस्तों और बच्चों को अलग किया जाता है स्तनपान से, जिसमें उसे जो है वो वयस्क आहार से परिचित कराया जाता है कि अब इसे दूध न लेकर अब भोजन लेना चाहिए। यही होता है वीनिंग। अब हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आप सभी के बीच में कहता है यहाँ पे डायरिया को परिभाषित कीजिए, डायरिया के लक्षण, डायरिया के लक्षणों की सूची बनाइए। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा हमेशा, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कहता है अतिसार तब माना जाता है। दोस्तों डायरिया को ही अतिसार कहते हैं। तो ये जब माना जाता है जब मल समान पैटर्न से बदल गया हो, मतलब जो भी आपका मल है, रेक्टम है दोस्तों, वो क्या होता है, वो आपका समान तरीक़ा से अलग हो चुका हो और कई और पानी, फेकल पदार्थ से अधिक पानी हो, सुरक्षित पेयजल की कमी सहित खराब स्वच्छता और स्वच्छता की सेटिंग में यह अधिक आम है। मतलब आमतौर पे आप ये समझिए दोस्तों कि अतिसार जो है वो क्या है, ये मल में एक प्रकार के समान बदलाव है, पैटर्न है जिसमें बदल जाता है और कई और पानी जो है, पानी की तरह इसमें मल आपका निकलने लगता है। सुरक्षित पेयजल का आपके शरीर में कमी हो जाता है, खराब स्वच्छता का ये क्या होता है, सूचक होने लगता है और निर्जलीकरण का कारण बनने वाले अधिकांश दस्त ढीले या पानीदार होते हैं। मतलब अधिक निर्जलीकरण शरीर आपका हो जाएगा। क्यों होता है? जब आपके डायरिया में शरीर से बहुत पानी निकल जाता है दस्त के थ्रू, मल के थ्रू, तो वही क्या होता है दोस्तों, वही होता है एक प्रकार से डायरिया। स्तनपान करने वाले बच्चे के समान रूप से बार बार ढीले मल दस्त नहीं आते हैं। दस्त से जुड़े लक्षण और लक्षणों में निम्न शामिल हो सकते हैं। कहता है जो भी बच्चा स्तनपान कर रहा है उसके समान रूप से बार बार ढीले मल दस्त नहीं आता है, और जो दस्त आता है उसे जो भी लक्षण है वो इस प्रकार से हो सकता है। तो एक प्रकार से समझिए डायरिया क्या है साथियों। तो डायरिया एक प्रकार से मल का समान बदलाव है, जहाँ पे मल जो है वो पानी की तरह हो जाता है साथियों, और इसमें पेयजल की कमी होता है, स्वच्छता की कमी होता है, और ये शरीर में क्या होता है, निर्जलीकरण का कारण बनता है। और अधिकांश तौर पे ये स्तनपान जो करने वाले बच्चे हैं उसमें ये नहीं होना चाहिए, ढीले दस्त नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो उससे जुड़े हुए लक्षण किस प्रकार है, तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से ढीला पानी जैसा मल होगा, पेट में ऐंठन, पेट में दर्द होगा, बुखार, मल में खून आएगा, मल में बलगम आएगा, सूजन होगा और जी मचलना, ये सब होगा किसमें, डायरिया में। तो चलिए अब एक नेक्स्ट है, देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो दोस्तों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक संभावित घातक शरीर क्षय विकार है। यह विकासशील देशों में बच्चों को मृत्यु का प्रमुख कारण है। अब देखिए दोस्तों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM में होता क्या है कि जो भी आपके शरीर में चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए शरीर में आपको नहीं मिल पाता है, ये आपके शरीर में घातक विकार उत्पन्न करता है। और ये खासतौर पे जो भी विकासशील देश है वहाँ पे बच्चों में क्या होता है, ये मृत्यु का प्रमुख कारण है। कौन? PEM। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानते हैं। कहता है PEM को प्रोटीन कैलोरी कुपोषण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह उन बच्चों में विकसित होता है जिनकी प्रोटीन और ऊर्जा कैलोरी द्वारा मापी गई की खपत उनकी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अब देखिए दोस्तों PEM मतलब प्रोटीन कैलोरी कुपोषण इसे कहा जाता है। तो उन बच्चों में विकसित होता है जिनके प्रोटीन और ऊर्जा दोनों में क्या होता है, दोनों के पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है।
जबकि शुद्ध प्रोटीन की कमी तब हो सकती है जब किसी व्यक्ति का आहार पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की कमी होता है। ज़्यादातर मामलों में कुल दोनों में मौजूद होगी। देखिए साथियों, PEM नॉर्मल तौर पे आप इसे ये कह सकते हैं कि आप जो भी बच्चा है उसके भोजन में जो भी चाहिए कैलोरी, जो भी प्रोटीन का मात्रा चाहिए उसके अच्छे पोषण के लिए वो नहीं मिल पाता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है उसके आहार जो है पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है उसे दोनों तरीका हो सकता है, या तो प्रोटीन का भी कमी हो सकता है या दोस्तों उसके ऊर्जा दोनों में कमी आ सकता है प्रोटीन कैलोरी की कमी से। तो यही होता है, प्रोटीन कैलोरी की कमी ही एक प्रकार से दोस्तों कुपोषण है, जिसको हम प्रोटीन कैलोरी कुपोषण PEM कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी सेकेंड ईयर में है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये सब्जेक्ट है, 1-2 बार जरूर वीडियो को देखिए, बातों को समझिए, फिर आप अपने से खुद क्वेश्चन को लिख सकते हैं जब आप समझ जाएंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेकेंड ईयर 2021 से 22 में जाकर वीडियो सब देखिए। सेकेंड ईयर का पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो। तब तक मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।